हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया हूँ। इसको प्रैक्टिस सेट की तरह करोगे आप। एक दिन मैं प्रैक्टिस सेट लूँगा 10 क्वेश्चंस का और दूसरे दिन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम। ऑल्टरनेटिव्स पे ऐसे कर लेते हैं। मैक्सिमम चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, तो आपने मेरे सोल्यूशन करने से पहले ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो जाना है और एंड में मेरे को बताना कि आप 10 में से कितने कर पाए हो। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि 10 में से 8 हो पाए या 10 के 10 हो पाए, तो मेरे को पता चले कि जितना पढ़ाया हुआ है कि आपको उतना अच्छे से आ चुका है कि नहीं। और बीच में जो जो चीज़ें नहीं होंगी, मतलब अब जितने भी चैप्टर हुए हैं उसमें हर एक चीज़ तो कवर हो नहीं पाई होगी, ये तो आप भी जानते हो। तो जो चीज़ें बीच में अनकवर्ड होंगी वो इनमें आपको समझ आ जाएंगी। क्वेश्चंस के थ्रू ही चीज़ें समझ आती हैं। जैसे बीच में मैंने एक एपी का क्वेश्चन लिया है, तो नंबर सिस्टम लिखा है सिलेबस में, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी का पार्ट है, तो एक क्वेश्चन मैंने एपी का ले लिया, वहीं से कर लेंगे। तो आपने सोल्यूशन नहीं देखना है, खुद से ट्राई करनी है। ये रेशो का क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन लिया मैंने, लगभग हर चैप्टर को टच किया। सो A/B/C हमें दिए, हमें पता है रेशो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होती, तो इसको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाते हैं? 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 4, 3 और 2 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करना है हर टर्म को। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। जब इसको करोगे 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, जब इसको करोगे 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, और जब इसको करोगे 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो A/B/C क्या बन जाएगा? 3:4:6। मतलब A की वैल्यू 3, B की 4, C की 6। अब जो हमसे पूछा है वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो। हमें चाहिए A/B। A/B मतलब 3/4 B/C। B/C मतलब 4/6 C/A। C/A मतलब 6/3। अब चाहो तो यहीं से एलसीएम ले लो। जैसे अगेन एलसीएम कितना है? 4, 6 और 3 का 12 एलसीएम है, तो हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशो ऐसे नहीं छोड़नी है ना। ऑप्शन देख लो कितने क्लीन है, तो हम फ्रैक्शन में थोड़ी रखेंगे। 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9, 9 वाले दो ऑप्शन है, अभी भी करना पड़ेगा हमें। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो जिसमें 9:8 है वही आंसर है, चाहे आप थर्ड पार्ट सॉल्व करो या नहीं। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 9:8:24, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन था। बस इतने टाइम लगना चाहिए, इससे भी कम लगना चाहिए। तो मैंने थोड़ा बोल भी रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज़ बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था ये, आपसे हो गया होगा आई गेस। नेक्स्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और करवाया हुआ है। ट्राई इट। अमिता ट्रेवल्स फ्रॉम हर हाउस एट 3.5 km/h and reaches her school 6 minutes late. The next day she travels at 4.5 km/h and reaches 10 minutes early. तो दो केस बनते हैं इसमें, आप जानते हो कि ये वो टाइम मान लो जितने बजे उसको स्कूल पहुंचना है। एक बार वो लेट पहुंच रही है, एक बार वो जल्दी पहुंच रही है। लेट कितनी पहुंच रही है वो? 6 मिनट लेट, तो +6। जल्दी कितनी पहुंच रही है? 10 मिनट, तो -10। लेट कब पहुंच रही है? जब उसकी स्पीड कितनी है? 3.5, तो 3.5 कितनी होती है? 7/2। और जल्दी कब पहुंच रही है? जब उसकी स्पीड कितनी है? 4.5। 4.5 कितनी होती है? 9/2। तो स्पीड का रेशो बन जाता है इस क्वेश्चन में इजीली। स्पीड का रेशो बन गया 7/2:9/2। तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, 9/2:7/2। आप जानते हो रेशो में अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, तो 9:7। डिफरेंस कितने का है? 2 का। क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है? 10 और 6 16 का। 2 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 8, तो 7 की आ जाएगी 7 8 ज़ा 56 मिनट्स, और 9 की आ जाएगी 9 8 ज़ा 72 मिनट्स। मुझे दोनों टाइम की ज़रूरत नहीं है, एक ही निकालना काफ़ी है, क्योंकि मेरे से पूछा डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के दो तरीके हो जाएंगे। या ये वाली स्पीड यूज़ करो तो इस टाइम से मल्टीप्लाई करो, ये वाली स्पीड यूज़ करो तो इस टाइम से मल्टीप्लाई करो, इट्स योर चॉइस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आप फर्स्ट वाली ले लो, 7/2 इंटू 72 मिनट्स है। मिनट्स है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 6 ज़ा 12 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21/5, और 21/5 होता है 5 4 ज़ा 20, 4.2। 4.2 आपका डी ऑप्शन। दूसरे से भी निकालते हैं, आंसर सेम आता, देख लो चाहे। 9/2 इंटू 56/60, 2 1 ज़ा 2 28 ज़ा 3 3 ज़ा
3 20 2 14 2 10 14 3 42/10 और 42/10 कितना होता है 4.2। तो जैसे मर्जी करो 4.2 किलोमीटर ही आएगा। मैं एक्सप्लेनेशन क्यों ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज चीज़ें पढ़ाई हैं, ये है प्रैक्टिस के लिए। सोल्यूशन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अब इसमें हमसे सम पूछा हुआ है, मतलब इन सभी को ऐड करके क्या आंसर आएगा। बस ये है कि ऐड करने नहीं बैठ जाना कि 14 में फिर 16 ऐड कर रहे हो, 18 20 22, इतना नहीं करना होता। देखना होता है क्या ये AP बन रहा है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है। देख लो 6 और 8 में कितना गैप है 2 का, 8 और 10 में कितना गैप है 2 का, 10 और 12 में 2 का, 12 और 14 में 2 का। तो जब हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये बन रहा है AP। AP का सम कैसे निकालते हैं, सम का फॉर्मूला देख लो। सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। n/2 a प्लस an। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कि ये कितनी टर्म्स हैं अभी मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी पड़ेंगी। a स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन है 6। एंड an स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी पता है 40, लेकिन मुझे n नहीं पता, तो पहले n पता कर लेते हैं। उसके लिए हमें an का फॉर्मूला आना चाहिए। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 10th क्लास में अगर आपने AP पढ़ा तो आपको पता भी होगा कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, जो कि यहाँ पे कितने का है 2 का। तो an गिवन है 40, तो 40 बराबर a भी गिवन है 6 प्लस n-1 इंटू डी भी गिवन है 2। तो 6 यहाँ से काट दो, 6 यहाँ से काट दो, 34 बराबर n-1 इंटू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड होगा, तो 2 1 ज़ा 2 17 ज़ा 17 बराबर n-1, n की वैल्यू आ जाएगी 18। n जैसे पता चलेगा मैं यहाँ n की वैल्यू पुट कर दूँगा 18/2 a प्लस an। 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 9 इंटू 46। तो ये बन जाएगा आपका 460 माइनस 46 बराबर 414। 414 पहला ऑप्शन। तो जस्ट फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है आपको। हाँ, सम का एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म पता थी तो हमने इसी से काम चला लिया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। वो यहीं से बना है। an की वैल्यू यही वाली डाली हुई है, तो an की जगह जब ये लिख दूंगा मैं a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस a ट्वाइस a बन जाएगा। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वहीं से बना है, तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं प्रेफर करता हूँ a प्लस an जब an गिवन हो। हाँ, अगर an गिवन नहीं होती, सिर्फ n पता होता कि 18 टर्म्स हैं, तो फिर ये वाला प्रेफर करते हम। फिर यहाँ 18 - 1 17d लिखते। तो जैसे मर्जी कर लो, बस आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, nth टर्म का और सम का। इन्हीं दो फॉर्मूले से AP के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ये टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है एक, तो अगर आप ये कर पाते हो तो इट मीन्स आपकी ठीक ठाक कमांड है इस चैप्टर पे। A और B किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, और B और C उसी काम को 30 दिन में। 18 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 90। 18 कितने सा 90, 5 ज़ा 30 कितने सा 3 ज़ा। और मुझे क्या बोला कि A इज़ ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज C, दैट मीन्स A इज़ इक्वल टू 2C। इसका भी कभी यूज़ आएगा तो कर लेंगे। अब यहाँ से मैं क्या ही कर सकता हूँ, एक ही चीज़ दिख रही है कि ऐड करके देखता हूँ क्या बनता है। तो इनको ऐड करूँगा जब इसको और इसको, तो आ जाएगा A प्लस 2B प्लस C। A प्लस 2B प्लस C इज़ इक्वल टू 5 और 3 8। A की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2C, तो A की जगह 2C आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ब्रैकेट में आ जाएगा C प्लस B प्लस C इज़ इक्वल टू 8। C प्लस B मतलब B प्लस C, एक ही बात होती है C प्लस B और B प्लस C। B प्लस C की वैल्यू कितनी है 3। जब यहाँ 3 डालोगे 2 3 ज़ा 6 प्लस C इज़ इक्वल टू 8। 6 यहाँ से जाएंगे, 6 यहाँ से जाएंगे, 2 C की वैल्यू पता चल गई 2। जैसे C की वैल्यू 2 पता चल गई, यहाँ डाल दो, तो B कितना आ जाएगा। टोटल कुर्सियाँ बना रहे हैं ये लोग 3, जिसमें से C ने 2 बनाई है, तो B ने बनाई है 1। तो वही पूछा कि B अकेला पूरे काम को कितने समय में करेगा। काम कितना 90,
और वो रोज़ की बना रहा है एक चेयर, तो 90 बनाने में 90 डेज ही लेगा। प्रॉफिट लॉस से डिस्काउंट का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट, लिस्टेड का मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस दिया आपको 7,600 और उसके बाद डिस्काउंट दिया 10% का, डिस्काउंट देना आपको 10% का। तो 10% का डिस्काउंट दोगे जब, तो 7600 का 10% कितना होता है 760। तो 760 जब इस पर कम होंगे, डिस्काउंट का मतलब इस पर कम होंगे, तो इसमें से 800 निकाल देते तो 68, लेकिन 40 और 6840 की चीज़ रह गई। अगर इतने का डिस्काउंट दिया तो इतने की चीज़ रहेगी ना। बोल रहे इतने की नहीं बेचनी, बेचनी है इतने की, बेचनी है 5814 की। तो बताओ और कितना डिस्काउंट दिया जाए, और एडिशनल डिस्काउंट कितना दिया जाए, इस पे और कितना देना पड़ेगा। सबसे पहले देखो रुपीज़ में कितना देना पड़ेगा, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1026, 1026 रुपये का डिस्काउंट देना है। इस बार किस पे देना है डिस्काउंट, इस पे देना है कि 7600 पे देना है, इस पे देना है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन, नीचे वो वैल्यू लिखते हैं जिस पे डिस्काउंट दिया गया। तो इस टाइम पे ये मार्केट प्राइस बिहेव करेगा, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट दिया जा रहा है 1026 रुपये का, कितने पे 6840 पे इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा और फिर काट लो 2 के टेबल से, 2513 ज़ा 2342 ज़ा, फिर कट रहा है ये 3 के टेबल से, 5 और 1 6 और 3 9, 3 के टेबल से कट रहा है 317 171 और 3 1 ज़ा 14 ज़ा, 171 और 114 19 के टेबल में आते हैं। 19 का टेबल आना चाहिए आपको, 19 9 ज़ा 19 6 ज़ा, 9 और 6 भी कट रहे हैं, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, 2 और 10 भी कट रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 3 इंटू 5 कितना होता है 15% डी ऑप्शन। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी बट कुछ इतनी भी नहीं है, बस 19 का टेबल इन्वॉल्व था, तो आपको टेबल तो 20 तक याद करना ही है। अदरवाइज़ इससे शॉर्ट मेथड आप इस क्वेश्चन में क्या ही अप्लाई कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इससे शॉर्ट पॉसिबल है, बिकॉज इस पर 10% का डिस्काउंट देना था, दिया, चीज़ इतने की रहेगी, पूछा है और कितना डिस्काउंट दिया जाए ताकि फाइनली चीज़ इतने की बिके, है ना। नेट सेलिंग प्राइस कितना चाहिए आपको 5814, तो 1026 का और डिस्काउंट देना था, कितने पे देना था, इस पे देना था इस बार, तो बस इसको सॉल्व किया तो 3 5 ज़ा 15% और चाहिए। अब ये क्वेश्चन है मिक्सचर का, और मिक्सचर जो है रेशो प्रोपोर्शन के अंडर ही आता है, तो कुछ कह नहीं सकते, मे बी पेपर में क्वेश्चन आ ही जाए, तो कर लेते हैं हम। द प्राइस ऑफ ए वेराइटी ऑफ ए कमोडिटी इज़ ₹7 पर kg एंड दैट ऑफ अनदर इज़ ₹12 पर kg। फाइंड द रेशो, वो रेशो बताओ, रेशो वर्ड इस्तेमाल हो गया ना, तो फिर रेशो प्रोपोर्शन में आ ही सकता है। फाइंड द रेशो इन विच 2 वेराइटीज़ शुड बी मिक्सड, मिक्स करना है इन दोनों वेराइटीज़ को ताकि मिक्सचर का प्राइस कितना बन जाए 10 रुपये। जब दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है तो एक ही मेथड दिमाग में आना चाहिए, एलिगेशन। तो एक प्राइस कितना है 7 रुपये, वो यहाँ लिखो, दूसरा प्राइस कितना 12 रुपये, वो यहाँ लिखो, और मिक्सचर का प्राइस सेंटर में लिखो 10 रुपये। और फिर आप जानते हो क्या करना होता है, ये वैल्यू बीच में रेंज करती है इन दोनों के, तो एक बार माइनस करेगी, एक बार माइनस होगी। 12 में से 10 गए 2, 10 में से 7 गए 3, 2:3 इज़ योर आंसर। तो अगर मिक्सचर से क्वेश्चन आया भी तो ईजी आ सकता है, इसको पूरे बेसिक तरीके से करने जाओगे लंबा जाता है, दैट्स वाई एलिगेशन इज़ द बेस्ट मेथड हेयर। ये भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और ऐसी टाइप मैंने करवाई हुई है, तो मेक श्योर कि आपको आती हो। अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 2%। लॉस ऑफ 2% का मतलब अगर 100 रुपये का आर्टिकल है तो आपने कितने का बेच दिया 98 का। अगर उसने 44 मोर पे बेचा होता, ये रुपीज़ में है, ये इसको बाद में देखेंगे, तो उसको 20% का गेन होता। 44 मोर को छोड़ो, इस बार उसको गेन कितने का करवाना है 20% का, मतलब 100 का सामान कितने में बिकना चाहिए 120 में, तभी तो 20% का गेन होगा। आपने देखा सेलिंग प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हुई 22 रुपये की, जबकि क्वेश्चन में कितनी बोली है 44, दैट मीन्स 22 की ही वैल्यू 44 है। कैसे बनेगा 22 का 44, डबल करके। तो पूछा फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है 100, लेकिन हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू कैसे है डबल करके, तो 100 को भी डबल कर दो, 200 इज़ योर आंसर। यहाँ CP में कोई चेंज नहीं हो रहा था
क्योंकि उसने बोला सेलिंग प्राइस में चेंज करवाना है। एक बार लॉस हो रहा था 2% का, दूसरी बार गेन करवा दो 20% का। 2% का लॉस हुआ तो चीज़ बिकी 98 की, 20% का फ़ायदा हुआ तो चीज़ बिकी 120 की। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया? 22 रुपये, जबकि क्वेश्चन में कितना बढ़ गया था? 44। 22 का 44 कैसे बनेगा? डबल करके। तो 100 का डबल किया, CP कितनी आ गई? 200। ये जो मैं 10-10 क्वेश्चन रोज़ लाऊंगा ना, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज इसमें इस टाइप के नए क्वेश्चन भी कवर होंगे जो आपने आज से पहले नहीं पढ़े होंगे, और ये तरीके भी नहीं आते होंगे आपको कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। मतलब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो एग्जाम में स्किप करोगे। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज़ 240। दो पॉजिटिव नंबर है, उनका सम 240 है। तो यहाँ से यही समझ आ रहा है कि A + B = 240 एंड देयर HCF इज़ 15। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है 15। तो पूछ रहे हैं ऐसे कितने नंबर्स के पेयर पॉसिबल हैं, मतलब A और B के कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं जो सम मिलके 240 भी बनाएंगे और उनका HCF भी 15 होगा। तो मैंने क्लास 4 से पहले जो क्वेश्चन सीरीज़ थी उसमें एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था जिसमें आपको बताया था कि कोई भी नंबर अपने HCF का मल्टीपल ज़रूर होता है। कोई भी नंबर अपने HCF का मल्टीपल होता है। ये चीज़ प्रूव भी की थी मैंने, मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ। दैट मीन्स A और B दोनों ही 15 के मल्टीपल होंगे। तो मैं A को लिख रहा हूँ 15x, B को लिख रहा हूँ 15y। तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि HCF से यही तो मदद मिल रही है कि मुझे पता चल गया A और B दोनों 15 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 15 का मल्टीपल बनाने के लिए किसी को कैसे लिखते हैं? अब ये तो नहीं पता 15 का कितनवा मल्टीपल है, मतलब 60 है 75 है, वो तो नहीं पता। क्या कॉमन निकल जाएगा? 15 कॉमन निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा x + y = 240। 15 1 जा 15, 16 जा, तो x + y आ गया 16। अब बस आपको देखना है कि यहाँ पे x और y की आप कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो, तो पता चल जाएगा कितने पेयर पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अब x और y में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब कुछ नहीं कॉमन होना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन था वो मैंने निकाल लिया। 15 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगी। जैसे दो नंबर ले लो, एक ले लो 48 और एक ले लो 72। 48 और 72 दो नंबर ले लिए, इनका HCF कितना है? 24। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 है। देयर HCF = 24। इट मीन्स मैं 48 और 72 दोनों को 24 का मल्टीपल बना के लिख सकता हूँ। 48 कैन बी रिटन एज 24 × 2 और 72 कैन बी रिटन एज 24 × 3। जब दोनों नंबरों में से मैं 24 कॉमन निकाल लूँगा, 24 कॉमन निकाल लूँगा, तो पीछे क्या बचेगा? 2 और 3। क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं ना, 2 और 3 में तो सिर्फ 1 ही कॉमन है, और 1 कॉमन हम मानते नहीं है। मतलब HCF जब कॉमन ले लिया जाए नंबरों में से, तो पीछे जो भी बचेगा उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। आप कोई और एग्जांपल ले लो। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 35 और 60। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नंबर सिस्टम की यही चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन से आती हैं। 35 और 60 का HCF है 5। इनका HCF है 5। 35 कैन बी रिटन एज 5 × 7 एंड 60 कैन बी रिटन एज 5 × 12। जब मैं दोनों में से 5 कॉमन ले लूँगा तो पीछे बचेगा 7 और 12। क्या 7 और 12 में कुछ कॉमन है? नहीं। 7 और 12 तो को प्राइम नंबर है ना, तो HCF कॉमन लेने के बाद पीछे जो नंबर बचते हैं वो को प्राइम होते हैं। तो x और y में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पेयर बनाने की ये सम भी मेरे को 16 दे दे, तो देखते हैं कैसे होगा। वन और 15 हो सकता है, क्योंकि इनमें क्या कॉमन है? 1 ही कॉमन है, और 1 कॉमन हम मानते ही नहीं है। 2 और 14 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 14 में 2 कॉमन आ जाएगा। 14 में भी 2 आ रहा है और 2 में तो 2 है ही, तो 2 कॉमन आ गया। 2 और 14 नहीं हो सकता। मैं लिख देता हूँ 2 और 14, बट 2 और 14 हो नहीं सकता। 3 और 13 हो सकता है बिल्कुल। सम क्या आना चाहिए? 16। उस हिसाब से नंबर लिख रहा हूँ मैं। 1 और 15 बिल्कुल हो सकता है। 3 और 13 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 3 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है। फिर 4 और 12 नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें 4 कॉमन है। 12 में भी तो 4 आ रहा है। फिर होगा 5 और 11 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है। फिर आ जाएगा आपका 6 और 10, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 10 में 2 कॉमन है। फिर आ जाएगा आपका 7 और 9। 7 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल चलेगा। 8 और 8 बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 8 और 8 में तो 8 ही कॉमन आ जाएगा। इसके बाद वाले तो रिपीट ही होंगे।
अब 8 8 के बाद क्या आ जाएगा 9 7, तो 9 7 और 7 9 में कोई फ़र्क थोड़ी है, हमें पेयर चाहिए। तो 7 + 9 = 16 लिखो या 9 + 7 = 16 लिखो, पेयर थोड़ी बदल रहा है, नंबर तो वही रह रहे हैं ना घुमा फिरा के। तो अब इसके बाद नंबर्स नहीं लिखने, इतने में ही देखना कि कितने पेयर बने। कितने पेयर बने 1 2 3 4, 4 इज़ योर आंसर। अब वो 4 कौन कौन से हैं हम वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू पता चल गई। तो पहला है 1 और 15, तो यहाँ 1 डालो और यहाँ 15 डालो, तो 15 1 = 15, 15 15 = 225। तो पहला पेयर है 15 और 225। देख लो दोनों का सम 240 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। और दोनों का HCF भी कितना है 15। दूसरा बन रहा है 3 और 13 से, तो यहाँ 3 डालो यहाँ 13 डालो, 3 डालोगे ये बन जाएगा आपका 45, ये बन जाएगा 195। 45 और 195 का भी HCF 15 ही होता है, 45 और 195। आपसे पेयर पूछे नहीं है कौन कौन से हैं, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर वो भी पूछेगा ना तो मैं बता दूंगा। अगला है 5 और 11, यहाँ 5 डालो यहाँ 11 डालो, 11 डालोगे ये बन जाएगा 165 और 5 डालोगे ये बन जाएगा 75। तो 75 और 165 भी आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और लास्ट है 7 और 9, 7 डालोगे तो 15 7 = 105, 9 डालोगे 135, 105 और 135 भी 140 बना रहे, 240 बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं 240 बना रहे, जिनको मैंने क्रॉस किया है उसको क्यों क्रॉस किया वो भी देखो। जैसे मान लो मैं 6 और 10 भी ले लेता, 6 लेता तो ये 90 बनता, 15 6 = 90, और 10 लेता तो ये 150 बनता। तो 90 और 150 का सम तो 240 बनेगा, बट इनका HCF जो है वो 15 नहीं है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 30 बन रहा है। ध्यान से देखो, 33 = 90, 35 = 90, तो इनका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 30 बन गया। मेरे को तो बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 होना चाहिए था। तो ध्यान रखना जो फैक्टर यहाँ क्रॉस हो चुके हैं उनका सम तो 240 बनेगा, नो डाउट सम तो ये सारे 240 बना रहे हैं, बट हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 ही रहे। तो जब मैंने 15 कॉमन ले लिया था तो उसके बाद x और y ऐसे चूज़ करने होते हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, तो मैंने वही चूज़ किए जिनमें कुछ कॉमन नहीं था। वो थे 115, 313, 511 और 79। बाकी नहीं लिए, बाकी सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है और वहाँ HCF बदल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर मेरे को और मिलेगा तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, बिकॉज इस टाइप के नए क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मेरिट दिलवाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, बिकॉज जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगे, थोड़ी डेप्थ ज़्यादा हो। अब मैथ के अगर 10 ही नंबर हैं तो वो हलवा क्वेश्चन तो देगा नहीं, वो तो आपने क्लास 4 में भी देखा था कि वो क्लास 4 लेवल नहीं था, नो डाउट ईजी था बट क्लास 4 लेवल तो नहीं था, उससे तो बड़ा था ना, उससे तो ऊपर सा लेवल। तो जूनियर असिस्टेंट तो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, तो यहाँ आप बिल्कुल भी मतलब लीनियंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एग्जामिनर से कि आपको बड़े ही आसान क्वेश्चन देगा। नो डाउट 10 में से 7 क्वेश्चन ईजी देगा, बट 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हर बच्चा नहीं कर पाएगा। अब ये एवरेज का क्वेश्चन है और एज मिक्स की हुई है, तो ये टाइप तो आपको पता है जेके एसएसबी की फेवरेट है। क्लास 4 में तो भर भर के क्वेश्चन डाले थे इस टाइप के और बहुत ईजी होती है। द एवरेज एजेस ऑफ किशोर, हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड, कितने लोग हैं 3 लोग, 3 लोगों की एवरेज एज कितनी है 38 साल। कब 6 साल पहले, 6 साल पहले 3 लोगों की एवरेज एज 38 थी 6 साल पहले। जब एवरेज पता हो और लोग पता हो कितने हैं तो मैं क्या निकाल सकता हूँ सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज कितनी गिवन है 38 और नंबर कितने हैं, लोग कितने हैं 3, सम आ जाएगा 38 3 = 114। तीनों की एजिस का सम था 114, कब 6 साल पहले। तो क्या इस टाइम पे एट प्रेजेंट तीनों बंदे 6 साल बड़े नहीं हो गए होंगे। किशोर की बात करें वो भी 6 साल बड़ा हो गया होगा, उसकी वाइफ भी 6 साल बड़ी होगी और उनका बच्चा भी 6 साल बड़ा हो गया होगा। कुल मिला के 18 साल एज बढ़ गई होगी तीनों की कि नहीं, 6 18 साल की बढ़ोतरी हो चुकी होगी तीनों की उम्र में। ये सम है 6 साल पहले वाला, ये सम है 6 years एगो वाला। अगर मैं प्रेजेंट सम की बात करूं तो वो होगा इससे 18 ज़्यादा, तो इसमें 18 ऐड करोगे प्रेजेंट सम आ जाएगा 132। ये तीनों की एजिस का सम है एट प्रेजेंट। तो यहाँ से तो किशोर की एज नहीं पता चली, ये तो भी तीनों का सम है। एक और कंडीशन पढ़ते हैं क्वेश्चन की, एंड दैट का मतलब है सम, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में दैट का मतलब है एवरेज। पीछे अगर एवरेज की बात कर रहा है तो अभी भी एवरेज की ही बात करेगा। एंड एवरेज ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड वॉज 32 years।
वाइफ और चाइल्ड की एवरेज एज थी 32 साल। कब? 8 साल पहले। तो उनका भी सम निकल जाएगा। सम का फॉर्मूला एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितनी है? 32 इंटू लोग कितने हैं आपकी बार? 2, क्योंकि आपकी बार किसकी वाइफ की बात कर रहा है और चाइल्ड की बात कर रहा है। आपकी बार किशोर नहीं है साथ में, तो 2 ही लोग हैं ना। तो 32 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 64। 64 सम था 8 साल पहले। 8 साल पहले 64 सम था, तो ये दोनों ही लोग आज के टाइम पे 8-8 साल बड़े हो गए होंगे। तो टोटल सम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? ये सम है 8 ईयर्स एगो। प्रेजेंट सम की बात करूं तो वो इससे 16 ज़्यादा होगा। 64 प्लस 16 इज 80। अब ये 80 ईयर्स किसका सम है? वाइफ प्लस चाइल्ड। क्या इसमें किशोर है? नहीं, इसमें किशोर भी है, वाइफ भी है, चाइल्ड भी है। तो जब मैं दोनों का डिफरेंस लूँगा तो वो क्या होगा? वो किशोर ही तो होगा। देखो यहाँ पे किशोर भी है, यहाँ पे वाइफ भी है, यहाँ पे चाइल्ड भी है, यहाँ पे सिर्फ वाइफ और चाइल्ड है। तो जब मैं इसमें से ये माइनस करूँगा तो वाइफ कट जाएगा, चाइल्ड कट जाएगा, तो किशोर ही तो आएगा आंसर। 132 में से 80 गए तो 52 ईयर्स किशोर की एज है। ये जो इक्वेशन से होते हैं क्वेश्चन, इक्वेशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, मैं इसको ओरली कर सकता था। 38 ईयर्स एवरेज है 3 लोगों की, सम हो गया 114। लेकिन कितने साल पहले की बात है? 6 साल पहले की बात। इसका मतलब तीनों बंदे 6-6 साल बड़े हो जाएंगे, 18 साल का फ़र्क पड़ जाएगा। 114 और 18 132। 132 हो गया तीनों का सम। अगली कंडीशन में बोल रहा है वाइफ और चाइल्ड की एवरेज है 32। कब? 8 साल पहले। 8 साल पहले 32 है एवरेज। तो एवरेज से सम निकाल लिया 32 का डबल करके, क्योंकि 2 ही लोग हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। 32 इंटू 2 64 आ गया सम 8 साल पहले वाला। तो नया सम, दोनों जने 8-8 साल बड़े हो गए होंगे, तो नया सम हो जाएगा 64 प्लस 16 80। तो 80 ईयर्स एज आ जाएगी वाइफ और चाइल्ड की मिला के। और 132 में से 80 माइनस करूँगा तो 52 ईयर्स आ जाएगी किशोर की। तो कुछ होता नहीं इन क्वेश्चंस में, बस अच्छे से पढ़ो और इजीली एंड में आप बता सकते हो जो चीज़ पूछी होती है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, लास्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा ईजी, बिकॉज फ्रैक्शंस ही तो हैं इसमें कि राजू ने इतना पार्ट खा लिया पिज़्ज़ा का, फिर जो पीछे बचा था एडम ने उसका 3/10 पार्ट खाया। ये प्रॉब्लम दे रहा है रिमेनिंग वर्ड। अगर रिमेनिंग वर्ड ना हो तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाता है, एक स्टेप में ख़त्म। फिर रेनू ने 4/7 पार्ट खाया ऑफ पिज़्ज़ा दैट वाज लेफ्ट। फिर लेफ्ट तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा इज़ स्टिल लेफ्ट। पीछे कितना बचा? मतलब 3 बंदों के खाने के बाद भी पीछे कितना पिज़्ज़ा बचा। तो राजू ने कितना खाया? 3/8। इसका क्या मतलब होता है कि अगर उसके टोटल हमने 8 हिस्से किए थे ना, तो राजू ने उसमें से 3 खाए। अगर हमने टोटल 8 हिस्से किए थे उसके, तो राजू ने कितने खाए? 3। पीछे कितने बचे? 5। पीछे 5 ही बचेंगे। अगर वो 3 खा गया, पीछे 5 हिस्से बचे। तो एडम ने खाने हैं 10 में से 3 हिस्से। 3/10 का क्या मतलब होता है? 10 में से 3। तो 5 में से तो मैं नहीं खिला पाऊँगा, उसको तो 10 चाहिए। 10 होंगे तो उसमें से वो 3 खाएगा, तो 5 से काम नहीं चलेगा। यहाँ 10 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से। तो अगर इसको 2 से करूँगा तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स टोटल हिस्से कर लो 16, जिसमें से राजू को दे दो 6 और पीछे बच जाएंगे 10। अब क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे मैं चाहता हूँ और जैसे एग्जामिनर भी चाहता है, मतलब बिल्कुल हम सिंक में चल रहे हैं इस टाइम पे। अब एडम ने 10 में से कितने खाने हैं? 3। तो 10 है ना टोटल, इसमें से 3 एडम को खिला दो। ये 3 चले गए एडम के हिस्से में, पीछे बच गए 7। पीछे बचे 7 और रेनू ने खाने हैं 4/7। 4/7 का मतलब होता है 7 अगर टोटल हैं तो रेनू खाएगी उसमें से 4। 7 बचे हैं ना, इसमें से 4 दे दो रेनू को, पीछे बच जाएंगे 3। सब कुछ करने के बाद देखो 6 कौन खा गया? राजू। राजू के हिस्से में आ गए 6, एडम के हिस्से में आ गए 3 और रेनू के हिस्से में आ गए 4। तो आ जाके एंड में कितने हिस्से रिमेनिंग बचे? 3। और टोटल हिस्से किए कितने थे पिज़्ज़ा के? 16। मान के तो मैंने 8 चला था, लेकिन ज़रूरत पड़ गई बाद में 2 से मल्टीप्लाई करने की, तो टोटल हिस्से कितने हो गए? 16। तो 16 में से कितने बचे हैं? 3।
तो 3/16 आंसर इसका है, क्योंकि उन्होंने यही पूछा था कितना बचा है, तो 3/16 बचा हुआ, 3/16 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे भी आप देख सकते हो कि 6 ये खा गया, 3 ये, 6 और 3 9, 9 और 4 13। अगर 16 हिस्सों में से 13 हिस्से खा चुके हैं लोग, तो पीछे कितने बचे? 3। तो 3/16 इज़ योर आंसर। यही बेस्ट तरीका है। अदरवाइज़ प्रॉपर करोगे ना 1 - 3/8, फिर भी पीछे बचेगा 5/8, फिर उसका 3/10 निकालोगे, फिर माइनस करके पता करोगे कि कितना अभी भी बचा हुआ है, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये ज़्यादा इजी मेथड है। मैं एक बार फिर कर देता हूँ ये क्वेश्चन, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। क्या करना है आपको कि फर्स्ट लाइन पढ़ी कि राजू ने खाना है 3/8 पार्ट, दैट मीन्स टोटल मान के चलो कि 8 हिस्से हैं, इसमें से 3 खा जाएगा राजू और पीछे रह जाएंगे 5। एडम ने खाना है 3/10, 3/10 का मतलब अगर 10 हिस्से होंगे तो एडम 3 खाएगा, बट ये 10 थोड़ी है, ये तो 5 है, 10 बनाओ। दैट मीन्स स्टार्टिंग में पिज़्ज़ा होगा 16, जिसमें से राजू खा जाएगा 6 हिस्से और पीछे रह जाएंगे 10 हिस्से। इस 10 में से एडम खा जाएगा 3 और पीछे रह जाएंगे 7। 10 है ना, 3 वो खा गया, पीछे रह गए 7, और रेनू खाएगी 7 में से 4। रेनू खाएगी 7 में से 4, 7 में से अगर वो 4 खा के पीछे कितने रह गए? 3। तो 3/16 इज़ योर आंसर। इससे इजी मेथड हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हो कि ऑल्टरनेट डेज पे आती रहे, तो मेक श्योर कि यू शो सम लव टू दिस वीडियो, जो कि आप नहीं कर रहे हो आजकल। मतलब एफर्ट लगता है यार, मतलब पहले क्वेश्चंस ढूंढो, फिर उनको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका देखो क्या हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब मुंह उठा के आ जाओ और वीडियो बन जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर एफर्ट है इसके पीछे, तो मेक श्योर यू वैल्यू दैट एफर्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय।